नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्ट विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एजुकेटर और आज हम शुरू कर रहे हैं पश्चिम की कला की कुछ गुफाएं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी डेमो क्लास की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिलेबस को समझा था और कुछ गुफाओं को पढ़ा था। आज हम उसके आगे की गुफाओं को समझेंगे। अगर जो भी क्लास लेना चाहे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। यह क्लास एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, नोट्स बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग स्पेन की ही सारी हम लोग कल कितनी स्पेन की गुफाओं के बारे में पढ़े थे ना, कि स्पेन में इतनी सारी गुफाएं हैं। पहले हम लोग अल्तामीरा पढ़ चुके हैं। अब अल्तामीरा के बाद हम पिंडाल देखते हैं। फिर इसको इसमें जो जो इम्पोर्टेंट गुफा है उसकी डिटेलिंग पढ़ के तब हम नेक्स्ट गुफा लास्को साइड चलेंगे। पिंडाल गुफा, पिंडाल जो कहाँ पे है? स्पेन में कहाँ पर? एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये उत्तरी स्पेन में है, पश्चिमी स्पेन, दक्षिणी स्पेन या पूर्वी स्पेन। तो पिंडाल कहाँ पे है? उत्तरी स्पेन में है। उत्तरी स्पेन, ध्यान रखिए। यह गुफा कितने 400 गज लंबी है, जिसमें 120 गज भीतर दाई गुफा पे, दाई भित्ति पर क्या है? शिला चित्र है। यह गुफा 120 फीट लंबी है, जिसमें 360 फीट दाई भित्ति पर चित्र मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो लाइन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ हिमयुगी एक हाथी, जिसे मेहमत कहते हैं। हाथी और मेहमत में क्या डिफरेंस है? हाथी जो आज के समय में नॉर्मल हम लोग देखते हैं, लेकिन मेहमत क्या है? जिसके शरीर पे लंबे लंबे रोए होते हैं उसको मेहमत कहते हैं। पैर की तक उनके रोए जाते हैं, उनको मेहमत कहते हैं। मेहमत के समान एक पशु चित्र अंकित है, जिसके शरीर पर कितने लाल रंग की पान के समान की आकृति बनी है, आकार या चिन्ह बना है, जो हृदय गति, हृदय स्थिति को दर्शाता है। और इस हाथी की पैर किस समान बने हैं? तो कुकुरमुत्ता के समान बने हैं। फिर है कोवलानाज गुफा। कोवलानाज गुफा ये भी कहाँ है? उत्तरी स्पेन में है। स्पेन के किस दिशा में? उत्तरी स्पेन में है। और इसका समय पीरियड क्या है? तो 1903 ईस्वी है। समय पे 1903 में ये खोजी गई है। 1903 में इसकी खोज हुई है। कहाँ पर है? उत्तरी स्पेन में। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर लगभग 6 गज भीतर, 6 गज, जिसे 6 गज को हम क्या कहते हैं? 16 फीट। 16 फीट दो गैलरी है, जिनमें एक एक में कुछ चित्र प्राप्त है। यहाँ पर दाएं हाथ की बाई दीवार पर और एक द्वार पर 246 फीट दूर चित्र बने हैं। अच्छा, एक चीज और है, याद रखना है। सब लोग गज को फीट और फीट को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का जो मैथ का जो रूल है वो सब लोग सीख लीजिए। इससे बहुत फायदा होगा। क्या आप लोग अगर गज में या फीट में क्वेश्चन याद करेंगी तो वो उसको वही एग्जाम में दिन एंड देयर चेंज कर लेंगी। इस चित्र को ब्रुइल महोदय ने, यूरोप के प्रागैतिहासिक काल में ज्यादा से ज्यादा काम किसने किया था? ब्रुइल महोदय, हेनरी ब्रुइल ने। तो इस चित्र को ब्रुइल महोदय ने क्या माना है? पेरिगार्डियन युग का माना है। यहाँ के सभी चित्र किसमें? लाल रंग के चित्र में बने हैं। प्रागैतिहासिक काल के सभी चित्र ज्यादा से ज्यादा किस रंग में है? तो लाल रंग के हैं। यहाँ के चित्रों में रुई की फुरेरी समान, मतलब रुई को मोड़ के एकदम गोला पोटली जैसे बना ली जाती है, और उस पोटली को रंग में डिप करके उसको वॉल पे किया गया है। तो वो रुई की फुरेरी या पोटली, जिसे टेम्पन कहते हैं, अंकित किया गया है। अब फिर फ्रांस के कुछ अन्य, अब हम फ्रांस की गुफाएं देखेंगे। हम स्पेन की गुफाएं देख चुके हैं, फ्रांस में पहले देखते हैं कौन कौन सी गुफाएं आती हैं। फ्रांस में लास्को गुफा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुफा। लास्को, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। फोन द गाम है, ला कंबारेली है, नियो या नियाओ है, ट्राइफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है ट्राइफेयर। गरगास इंपॉर्टेंट है, लॉजल की वीनस, ला वाम लॉटरन गुफा, एबू गुफा, सेम्बोद गुफा, ला पोर्टल गुफा, पेयर नॉन पेयर गुफा और तगदा ओदोवर गुफा। ये सारी गुफाओं का नाम पहले तो याद रखना है कि ये कहाँ पर है। इन फर्स्ट नंबर पे इन सारी गुफाओं का नाम याद करिए, किस नाम से? कि ये सारी गुफाएं फ्रांस की हैं। क्वेश्चन पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी गुफा फ्रांस की है या नहीं है, तो नाम याद रहेगा तो बड़े इजीली आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले लास्को गुफा। लास्को गुफा ये
पूरे फ्रैंको कैंटाबेरियन की क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। स्पेन और फ्रांस मिला के ये सर्वश्रेष्ठ गुफा है। अल्तामीरा की बात करें हम लोग तो अल्तामीरा क्या है, सर्व प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। और लास्को क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इसकी खोज 1940 ईस्वी में मार्शल रेविडेट ने किया था। तत्पश्चात किसने किया था, हेनरी ब्रूल। अब मान लीजिए कि ऑप्शन में कंफ्यूजन हो कि कौन होगा मार्शल रेविडेट और हेनरी ब्रूल में, तो मार्शल रेविडेट ये कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं थे। इनकी नजर सिर्फ ये घूमने गए थे और इनकी नजर क्या है, लास्को गुफा पे पड़ गई थी, तो इन्होंने बताया लोगों को, तो इनकी खोज का नाम आता है। लेकिन उसके बाद हेनरी ब्रूल आए जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने पूरी इस गुफा की वैज्ञानिक तरीके से खोज की है और इसमें पूरा सारे इस चीजों पे वर्क किया है। तो ये है मेन, देखा जाए तो हेनरी ब्रूल है और इन्होंने क्या किया था, सिर्फ देखा था। तो दोनों नाम आते, अगर इनकेस दोनों नाम आ जाए तो खोज में इनको करिए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो हेनरी ब्रूल को ही करिए। यहाँ के शिला चित्रों में फ्रैंको कैंटावेरियन क्षेत्र में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ चित्र मिले हैं। यह गुफा कहाँ पर है, नदी घाटी पूछे तो वेजर नदी घाटी में स्थित है। और यहाँ पे फ्रैंको कैंटावेरियन की सभी गुफाएं चूना पत्थर से बनी है। और इस गुफा की माप याद रखना है कि 99 × 13 फीट है लंबाई और चौड़ाई में। यह गुफा, इस गुफा के चित्र में हल्की चमकीली पृष्ठभूमि, मतलब जो पृष्ठभूमि है, जो वॉल है, वो कैसी है, हल्की चमकीली रंग की है। और लाल, पीले तथा बादामी और काले रंग से यहाँ पर चित्र अंकित है। गुफा के प्रवेश द्वार में 33 × 11 गज की एक वीथिका गैलरी है, जिसकी दीवारों पर अनेक पशुओं के चित्र अंकित हैं। कितने गैलरी, कितने हैं, एक 33 × 11 फीट पर। गुफा की दीवारों पर 33 × 11 फीट की एक वीथिका है, गैलरी, जिसकी दीवारों पर अनेक पशुओं के चित्र अंकित है। गुफा की एक अन्य विशाल वीथिका है जहाँ पे वृषभों वाला कक्ष, एक अन्य वॉल है और जहाँ पे खूब विशाल चित्र हैं, उसे क्या कहते हैं, वृषभों वाला कक्ष कहते हैं। द ग्रेट हॉल कहते हैं, द ग्रेट हॉल ऑफ बुल, वृषभों का कक्ष कहते हैं। एक वॉल पे क्या बना है, बहुत लंबी से चित्र बना है, किसका, वृषभ का बना है। उसको किस नाम से जानते हैं, द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्को की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। यहाँ के एक अन्य चित्र में क्या है, घायल बाइसन को भेदता हुआ भाला, घायल बाइसन को भेदता हुआ भाला, यहाँ के एक अन्य चित्र मिले। पहला चित्र है वृषभों वाला कक्ष, और वृषभों वाले कक्ष में क्या है, द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स, बहुत बड़ा हॉल है, किसका, बुल्स का, वृषभ का। एक वॉल पे, बहुत बड़ी दीवार पे बहुत बड़े वृषभ का चित्र बना है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, यहाँ से पूछता है द ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स कहाँ पे है, तो लास्को में है। या वृषभों वाला कक्ष कला विथिका कहाँ पे है, तो लास्को में है। फिर यहाँ से घायल बाइसन को भेदता हुआ भाला, एक भाला है जो बाइसन के को भेदता हुआ अंदर जा रहा है। ये दो चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ के। यहाँ से 2000 से अधिक उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हैं और 1979 को यूनेस्को में इसे शामिल कर लिया गया था। और यहाँ पर एक सींग वाले अश्व, कौन, एक सींग वाले अश्व, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। भारत में सैंधव सभ्यता में भी बहुत मिले हैं यहाँ पे। एक सींग वाले अश्व जिसे यूनिकॉर्न कहा गया है, का चित्र भी बहुत मिला है यहाँ पर। एक सिंह अश्वों का तथा खुर का अंकन सम्मुख मुद्रा में तथा सिर का अंकन पार्श्व मुद्रा में किया गया है। ये देखिए, ये विकृत परिप्रेक्ष्य वाली चीजें हैं कि जो एक सिंगों के हैं, सिंगों के आंखों तथा खुर का अंकन सम्मुख मुद्रा में और सिर तथा शरीर का अंकन क्या है, पार्श्व मुद्रा में है। फिर इस गुफा की सबसे बड़ी आकृति किस चीज की है, बाइसन की है, वही द ग्रेट हॉल ऑफ बुल की। फिर यहाँ से कुछ चित्र मिले हैं, जंगली वृषभों वाला कक्ष, द ग्रेट हॉल ऑफ बुल, द ग्रेट हॉल ऑफ बुल, तैरते हुए हिरणों का चित्र 16 फीट 6 इंच का, लाल व काले रंग के चित्रों का गाय का चित्र, यहाँ से गाय भी मिले। ये दोनों चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। लाल तथा काले रंग के गाय बना चित्र किसका, गाय का है। घायल बाइसन को भेदता हुआ भाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो वृषभों के मध्य कौन है, छोटे हिरन है। फिर बहुरंगी गाय है। तो क्वेश्चन पूछे कि प्रागैतिहासिक काल में गाय का चित्र कहाँ से मिला है, तो लास्को से मिला है। नेक्स्ट है फोन द गाम गुफा। पहली बात तो फोन द गाम गुफा से क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि ये गुफा है कहाँ, तो ये गुफा कहाँ है, फ्रांस में है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में। इस गुफा की खोज किसने, 1901 ईस्वी में भूगर्भ शास्त्री एवं पुरातत्वविद किसने, हेनरी ब्रूइल ने, और उनके सहयोगी साथी एल कैपिटल व डी पिरानी ने किया था। यह गुफा की सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। सभी गुफाओं में ये क्या है, सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। तथा यह गुफा कौन सी नदी घाटी में है, ब्यून नदी घाटी में। इस गुफा के चित्र गैलरी लगभग
लगभग कितने 26 फीट गहरी है। यहाँ के प्रमुख चित्रों में कौन है? माहिश आकृतियां हैं जो भद्रिका की आकृति से विशिष्टता रखती हैं। यहाँ के चित्रों में माहिश आकृतियां हैं। कौन सी आकृतियां हैं? माहिश आकृतियां, जो किसके समान है? भद्रिका के समान है। और ये नदी कहाँ, ये गुफा कहाँ है? ब्यून नदी घाटी में है। और ये सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। इसकी खोज 1901 ईस्वी में, फोन द गाम गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? हेनरी ब्रुइल ने किया था। और एल कैपिटन और डी पिरानी इनके सहयोगी थे। और ये कहाँ पे है? फोन द गाम। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है, ब्यून नदी घाटी में है। हेनरी ब्रुइल ने खोज किया था 1901 में। एक अन्य चित्र में दो मृग मतलब हिरन। एक अन्य चित्र में दो हिरन एक दूसरे को क्या करते हैं? ऐसे आमने सामने बने हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? निहार रहे हैं। तो एक दूसरे को, दो हिरन एक दूसरे को निहारते हुए इसमें दर्शाए गए हैं। साथ ही जंगली अश्व। इसके अन्य चित्र कितने हैं? जंगली अश्व का चित्र बना है जो 40 चित्र है यहाँ पे। मैमथ के 30 चित्र है। मैमथ और हाथी में डिफरेंस ये है कि हाथी जो आज का है, लेकिन मैमथ के शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल, रोए तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वो बहुत छोटे होते हैं। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे जो उसके पैरों तक जाया करते थे, तो उसको मैमथ कहा जाता है। आज के समय में मैमथ बहुत कम दिखता है, या ना के बराबर, या बहुत भयंकर जंगल हो कहीं वहां मिल जाए तो कहते हैं, लेकिन नॉर्मल समय में मैमथ को नहीं देखा जाता है। मैमथ के कितने? 30 चित्र हैं। जंगली अश्व के 40 चित्र है। बारहसिंगा के 17 चित्र हैं। और जंगली वृषभ के 68 चित्र। अब ये सारे इतने अधिक मात्रा में चित्र बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत कम हो जाते हैं। अब यही कोई मतलब बहुत बड़ा चित्र होता तो बहुत इंपॉर्टेंट होता। यहाँ से चित्र क्या है? मृग, दो मृग कौन है? एक दूसरे को निहारते हुए। और महिष की आकृति है जो भद्रिका के समान है। और ये वीथिका कितनी? 26 फीट गहरी है। नदी कौन सी है? तो ब्यून नदी घाटी है। और गुफा कैसी है? सर्वाधिक अलंकृत है। हेनरी ब्रुइल ने इसको खोजा था। सहयोगी कौन थे? कैपिटल और डी पिरानी 1901 में। और कहाँ पे है ये? फोंदागाम फ्रांस में है। तक द ओदोवर्थ है, इसके बारे में अभी बाद में बताएंगे। ला कंबारेली गुफा है। ला कंबारेली, पहले तो इसका नाम याद करिए, ला कंबारेली। ला कंबारेली कहाँ पे है? फ्रांस में है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में। ला कंबारेली गुफा खोज इसकी भी 1901 ईस्वी में किसने किया था? हेनरी ब्रुइल ने। और एल कैपिटन और डी पिरानी कौन थे? सहयोगी थे इनके। और ये देखिए यहाँ से यूपी असिस्टेंट सर प्रोफेसर नमस्कार। कौन? ये देखिए, ये लाइन है यहाँ, मेहमत जंगली हाथी के सुंदर चित्र। क्वेश्चन पूछा था अभी अप्रैल में जो पेपर हुआ है, अप्रैल में, कि जंगली मेहमत या जंगली हाथी के सुंदर चित्र किस गुफा से प्राप्त हैं। ऑप्शन में ला कंबारेली था, अल्तामीरा भी था, लास्को भी था। तो ये कहाँ से है? ये ला कंबारेली वाला आंसर सही हुआ था। ये हाल फिलहाल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत रहती है, किसी भी लाइन से बन सकता है। तो यहाँ मेहमत, जिसे जंगली हाथी कहते हैं, मेहमत के शरीर पे क्या होता है? बहुत सारे लंबे लंबे हेयर होते हैं, बाल होते हैं जो उनके पैरों तक जाते हैं। और ला कंबारेली गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हुआ था। और खोजकर्ता कौन थे? हेनरी ब्रुइल। और एक और विशेष बात की, प्रागैतिहासिक वेस्टर्न के यूरोप के प्रागैतिहासिक काल में कोई भी खोजकर्ता का नाम पूछता है, अगर इन केस नहीं पता है किसी गुफा का, और ऑप्शन में हेनरी ब्रुइल है, तो बिना सोचे समझे लगा दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 90% कार्य इन्होंने ही, हेनरी ब्रुइल ने ही वेस्टर्न का प्रागैतिहासिक काल का किया है। इनके सहयोगी कौन थे? एल कैपिटल और डी पिरानी। यहाँ से 1901 में खोज हुई थी इसकी। और यहाँ से जंगली हाथी मेहमत के सुंदर चित्र मिले हैं। ये लाइन याद कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है यहाँ से। यहाँ के चित्रों को 3 स्तर में, जैसे हम लोग भारत के पंचमढ़ी को पढ़ते हैं 3 स्तर के चित्र, वैसे यहाँ के चित्र भी कितने? 3 स्तर के बने हैं। चित्रों की संख्या लगभग 300 के आसपास पहचानी गई है। इस गुफा में अश्वों की प्रजातियों का क्या हुआ है? अंकन मिला है। गाय को हमने कहाँ पर देखा है? लास्को में देखा है। और अश्व, घोड़ों की प्रजाति का अंकन कहाँ देख रहे हैं हम लोग? ला कंबारेली में देख रहे हैं। गुफा अंकित मानवाकृति के लिए प्रसिद्ध है। गुफा किस लिए? मानवाकृतियों के लिए। यहाँ मानवाकृतियों का भी बहुत ही सुंदर अंकन किया गया है। यह गुफाएं ला इंजीज नामक स्थान पर, अब विशेष पूछे कि ला कंबारेली गुफा किस स्थान पे है, तो विदेश के वहां पे दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में एक प्लेस है ला इंजीज गुफा। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं पंचमढ़ी कहाँ पर है, या वो मध्य प्रदेश में है, या मिर्जापुर में, उसी तरह वो यहाँ पे ला इंजीज नामक स्थान पे है। और किससे बनी है? फ्रैंको कैंटाबेरियन की सभी गुफाएं चूना पत्थर से निर्मित है।
और इस गुफा गुफा की माप देखें तो 750 से लेके 800 फीट में लंबी है। एक बार और देख लेते हैं इसको। ला कंबारेली गुफा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है। खोज 1901 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल ने किया था। यहाँ से जंगली हाथी, जिसे हम जंगली हाथी को किस नाम से जानते हैं, मैमथ के नाम से जानते हैं, का सुंदर चित्र प्राप्त है। यहाँ के चित्र 3 स्तर के हैं और लगभग 300 के आसपास यहाँ के चित्र मिले हैं। गुफा में अश्वों की प्रजाति का अंकन है। सर्वश्रेष्ठ मानवाकृति यहाँ से मिली है। ला इंजीज नामक स्थान से यहाँ चित्र है, ये नामक स्थान पे ये गुफा है। चूना पत्थर की गुफा है और ये गुफा की लंबाई 750 से 800 फीट है। फिर हम नेक्स्ट गुफा में चलते हैं, नियो, जिसे नियो या नियाओ भी कहते हैं। ये भी कहाँ पे है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है। कहाँ पे, नियो या नियाओ गुफा, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। किसी के पास समय अगर कम है तो 2 लाइन बहुत अच्छे से, गुफा किस देश में है, किस स्थान पे है, ये तो हर हाल में याद होना चाहिए। गुफा के खोज और खोजकर्ता, ये 3 लाइन याद होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व इसी से हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टीजीटी का लेवल का जो पेपर होता है वो एलटी है, वहाँ बहुत ही ऊपर से पहली दूसरी तीसरी लाइन से ज्यादा क्वेश्चन अंदर जाता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर गुफा को किस क्षेत्र में है, किस सन में खोजी गई है और खोजकर्ता कौन है, ये अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत, इतना भी समय कम नहीं है। ऐसे बनाइए, यहाँ पे गुफा का नाम लिखिए, फिर यहाँ पे सन लिखिए और यहाँ पे खोजकर्ता लिखिए और वहाँ पे कौन से स्थान पे है ये लिख दीजिए और 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, सब याद हो जाएगा। कब है, नियो या नियो गुफा कहाँ पे है, फ्रांस में है। खोजकर्ता कौन है, 1900, खोज कब हुई थी, 1966 ईस्वी में। अब देखिए इसके खोजकर्ता नहीं दिए गए हैं और कभी क्वेश्चन पूछ ले कि इसके खोजकर्ता का, इसकी खोजकर्ता बुक्स वगैरह जो बुक्स मार्केट में है उसमें भी बहुत कम मिलती है, तो कभी पूछ ले कि ये खोजकर्ता कौन है इसके, तो अगर हेनरी ब्रुइल ऑप्शन में दिया है तो आप हेनरी ब्रुइल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वर्क उस समय कौन कर रहा था, ब्रुइल महोदय ही कर रहे थे। और नदी घाटी पूछे तो पेरोनीज नदी घाटी है ये। इस यहाँ गुफा के अंत में सुंदर झील भी है। इस गुफा में लाल पीले संगमरमर की, देखिए उस समय भी क्या था, कक्ष किस तरह से बने थे, संगमरमर के कक्ष बने थे। जिस समय लोग पाषाण में जी रहे थे, पत्थरों प्रकृति निर्मित गुफाओं में रह रहे थे, उस समय यहाँ पे फ्रांस में कौन सी, संगमरमर के कक्ष भी मिले हैं। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से कि कौन सी गुफा में संगमरमर के कक्ष मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के, तो नियो या नियाओ में। तथा ऐसे ही कक्ष यहाँ के चित्रों का पता लगा है और ऐसे ही एक कक्ष मिला है जिसे किस नाम से पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या नाम दे दिया है, नूर कक्ष या नूर सैलून नाम दे दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नूर कक्ष या नूर सैलून कहाँ है, तो नियो या नियाओ में है। यहाँ की सभी आकृतियां काली बाह्य रेखा, जितनी भी आकृतियां बनी है, जैसे ये बाह्य रेखा व्हाइट कलर से है, उस तरह आकृतियों में बाह्य रेखा कैसी है, ब्लैक कलर की है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक आउटलाइन। इस कक्ष का सर्व प्रमुख चित्र किसका है, माहिर समूह का है, जो भालों से विधा हुआ है। मतलब एक ऐसा माहिर समूह है, कई महिषों का समूह है और जो किस चीजों से, भालों से, सबके शरीर में क्या है, भाले ऐसे गड़े हुए हैं, ऐसे शिकारियों ने मारा है तो उनके शरीर में भाले घुस गए हैं। तो यहाँ से सर्व प्रमुख चित्र है माहिर समूह का, जो भालों से विधे हुए हैं या दम तोड़ रहे हैं या मर रहे हैं, ऐसे चित्र। फिर है ट्राइफेयर्स, ट्राइफेयर्स फ्रांस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये कहाँ है, फ्रांस में है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था कि ट्राइफेयर्स का अर्थ क्या है, ट्राई मतलब 3, फ्रांस की भाषा में इसको कहते हैं ट्राइफेयर्स, लेकिन हम अपनी भाषा में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कहा जाएगा 3 भाइयों की गुफाएं, 3 भाइयों की गुफाएं। 3 भाइयों की गुफा इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इसके खोजकर्ता थे वो हेनरी बैगवे नाम के एक व्यक्ति थे, और हेनरी बैगवे और उनके 3 पुत्रों ने मिलके, 3 बेटों ने मिलके इस खोज के, और 3 बेटे कौन थे, 3 थे तो वो आपस में क्या थे, 3 भाई थे, तो उसी नाम से इस गुफा का नाम क्या पड़ गया, ट्राइफेयर्स। और ट्राइफेयर्स किस भाषा में पड़ा, फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा में। खोज 1912 ईस्वी में हो या 14 ईस्वी में,
कहीं कहीं 12 या 14 मिलता है, ऑप्शन में दोनों कभी नहीं होगा, और इन केस दोनों हो जाता है तो मान के चलिए क्वेश्चन 120% क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्योंकि कुछ बुक ये बताती है, कुछ बुक और आपत्ति जो 14 के साथ जाएंगे वो 14 वाली आपत्ति लगाएंगे, जो 12 के साथ जाएंगे वो 12 वाली आपत्ति लगाएंगे, तो क्वेश्चन 100% एफ हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि 12 और 14 दोनों है, ऑप्शन में जो सही रहे तो 12 के साथ पहले जाइए। और कौन थे ये तीनों भाइयों के पिता का क्या नाम था, हेनरी बैगवे। इस गुफा के इस गुफा में को तीन भाइयों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा की खोज हेनरी बैगवे तथा उनके तीन पुत्रों ने की थी, इसी कारण इस गुफा को क्या कहा जाता है, तीन भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में चित्रों वाला कक्ष, जो चित्रों वाला कक्ष है, जिस कक्ष में जिस भवन में जिस रूम में क्या बना है, चित्र बना है, उसको क्या कहा गया है, पवित्र भूमि सेंचुरी नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछे पवित्र भूमि सेंचुरी कहाँ है, तो ट्राई फेयर्स में। या यही क्वेश्चन पूछ ले कि पवित्र भूमि सेंचुरी क्या है, तो ये चित्र है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है, हिमयुगी रीछ मानव, जिसे बियर मैन कहते हैं या ऋषि मानव कहते हैं, जिसे बड़े से ओझा का चित्र भी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग कितने 13 फीट की ऊंचाई पर अंकित है। यह चित्र कितने है, जैसे ये दीवार है तो ऊंचाई कितनी होगी, लगभग यहाँ पे 13 फीट की ऊंचाई पर ये चित्र, कौन, बियर मैन ऊपर ओझा का चित्र है, इतनी ऊंचाई पर अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ओझा जो था वो समस्त गुफा में अपनी निगरानी कर रहा है, दृष्टिपात कर रहा है। जो महिष मुंड पहने, उसका मुंड कैसा है, तो महिष मुंड पहने हैं, और क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। तो क्या है, यहाँ से यहाँ गुफा वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, पवित्र भूमि सेंचुरी। इसी सेंचुरी में इसी चित्रों को यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चित्र हिमयुगी रीछ मानव, बियर मैन या ऋषि मानव, ये किसी भी नाम से आ सकता है, रीछ मानव, बियर मैन या ऋषि मानव। तो जिसे किस नाम से, ओझा के नाम से भी जाना जाता है। ये शायद टीजीटी 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बने थे। यह लगभग कितने, अगर ऊंचाई देखेंगे तो 13 फीट की ऊंचाई पर अंकित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ओझा समस्त पूरे जितने भी गुफा है उन गुफा पे अपनी निगरानी रख रहा है। और क्या कर रहा है, वो अपने चेहरा को ढकने के लिए एक महिष का मुंड, महिष का मुखौटा पहने हुए है चेहरे पे, और चेहरा क्या है, बास, और क्या बजा रहा है, बांसुरी को बजा रहा है। यहाँ के एक अन्य चित्र में एक हिरन की बहुत लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई है। कैसे, यहाँ के एक चित्र मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, हिरन का चित्र है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है और आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर दो सिंह सम्मुख मुद्रा में, ऐसे जैसे ये प्रवेश द्वार है तो एक सिंह इधर इधर मुंह करे है, एक सिंह इधर बैठा होगा, इधर तो सम्मुख आमने सामने मुंह किए दो सिंह बैठे हैं। जैसे सिंहनपुर में प्रवेश द्वार पर दो कंगारू बैठे हैं। फिर आती है गरगास की गुफा। गरगास की गुफा का भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ पे है, समय फ्रांस में है। खोजकर्ता 1800, खोज कब हुई थी, 1881 ईस्वी में। ये दोनों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरगास गुफा फ्रांस में है, खोज 1881 में हुई है। इस गुफा में कौन से लाल, पीले, काले रंग के हाथ के छाप, मतलब हाथ में लाल रंग लगाया गया, छाप दिया गया, फिर पीला रंग लगाया गया, छाप, ऐसे करके आकृतियां बनी, हाथ के छापे। ये गुफा सिर्फ हाथ के छापों के लिए प्रसिद्ध है। और किस किस रंग के हाथ के छापे मिले हैं, लाल रंग के, पीले और काले रंग के। अब फ्रैंको कैंटाबेरियन, फ्रैंको कैंटाबेरियन क्या है, फ्रैंक कल भी बताए थे। फ्रैंको कैंटाबेरियन उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो मिक्स जगह है प्रागैतिहासिक काल की, उसको किस क्या नाम दिया गया है, फ्रैंको कैंटाबेरियन नाम दिया गया है। पहली समस्त गुफाओं को सर्वाधिक हाथ के छापों की आकृतियां कहाँ से मिली है, यही गरगास से सर्वाधिक हाथ के छापे इसी से मिली है। इस गुफा में लगभग 150 हाथ के छापे मिले। इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र की लगभग 18 गुफाओं से हाथ के छापे हैं। लगभग 18 से हाथ के छाप मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरगास से मिले हैं, लाल, पीले, काले रंग के। फिर है लौजल गुफा। लौजल गुफा कहाँ है, फ्रांस में है। इस गुफा में पत्थर पर अंकित एक सुंदर नारी, मतलब पत्थर बना है और पत्थर पर अंकित है, उत्कीर्ण है, कौन सी, सुंदर नारी उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब है पत्थर है और पत्थर के किनारे किनारों को ऐसे क्या किया गया है, खोद के निकाल के गड्ढा कर दिया है और इस नारी को उत्कीर्ण कर दिया गया है, तो उत्कीर्ण अवस्था में है, जिसे लौजल की वीनस कहा गया। और उसके हाथ में क्या है, हाथ में वो
संभवतः या तो गाय का या तो भैंस की क्या पकड़ी है, सींग पकड़े हुए बैठी है। कंफर्म नहीं हो, सींग से कौन पता लगा सकता है कि गाय की थी या भैंस की थी। तो जो लॉजल की वीनस है उसके हाथ में या गाय की या भैंस की सींग है। यह चित्र इस गुफा का सर्वाधिक क्या है, प्रसिद्ध चित्र है, लॉजल की वीनस। लॉजल की वीनस से ही, लॉजल गुफा से ही इस चित्र का नाम, उत्कीर्ण चित्र का नाम लॉजल की वीनस पड़ा। फिर है ला बॉम लोट्रेन गुफा, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी फ्रांस में है। फर्स्ट इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही याद करिए कि ये फ्रांस में है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन 1904 ईस्वी में खोजी गई थी और यह गुफा गार्ड नदी के किनारे नाइम्स नामक स्थान पर से 14 किलोमीटर दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए बस। फ्रांस और 1914 याद रखिए, ला बॉम लोट्रेन नाम याद रखिए कि फ्रांस में है। फिर एबू गुफा है, इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि ये कहाँ पर है, फ्रांस में है। कब खोजी गई थी, 1946 ईस्वी में। इस गुफा के प्रवेश द्वार के निकट लाल रंग के क्या है, हाथ के छापों के निशान है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर के निकट क्या है, लाल रंग के हाथ के छापे हैं। अभी हम बताए ना 18 गुफाओं से हाथ के छापे मिले हैं, तो ये भी एबू गुफा भी है जहाँ से क्या है, हाथ के छापे मिले। किस रंग के, लाल रंग के। यहाँ के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है, ये है कि प्रत्येक पशु आकृतियों के दो पैर अंकित है। यहाँ के चित्र है जो प्रत्येक पशु, जितने भी पशुओं के चार पैर होते हैं, लेकिन यहाँ में प्रत्येक पशुओं के सिर्फ दो पैर अंकित हैं। ये संबैत लिखा है, सैम्बोत, सैम्बोत गुफा, स्पार्कल पेन से लिख दिए थे इसलिए सैम्बोत गुफा है। ये भी कहाँ पे है, ये भी फ्रांस में है। फ्रांस में, ये याद रखिए ये कहाँ पर है, फ्रांस में है। यह गुफा का पता कब चला था, तो 1868 ईस्वी में चला था। 78 में, 1878 में सैम्बोद गुफा नाम याद रखिए। सैम्बोद गुफा कहाँ पे चली थी, कहाँ पे, फ्रांस की है। और खोजी कब गई थी, 1878 में। अब नदी देखें तो लाइंस नदी के तट पे मिली थी। प्रागैतिहासिक काल में जितनी भी गुफाएं मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे वो किसी न किसी नदी के तट के किनारे ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि रहने के लिए उनको सबसे इसेंशियल चीज जो है वो पानी है। पानी के बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। तो वो जहाँ पे उनको नदी दिखती थी कि यहाँ पे पानी है, तो वहीं पे वो अपना रहने का स्थान कर लेते थे। इसी पानी के थ्रू वो खेती भी करते थे, जानवरों को भी पालते थे और खुद भी पानी का यूज करते थे। 1928 ईस्वी में इस गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी, देखिए हेनरी ब्रुइल आ गया ना। तो मोस्टली कार्य किसने किया है, हेनरी ब्रुइल ने ही किया है यहाँ पे। फिर है ले पोट्रेल गुफा, नाम बड़ा अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बस यही पूछ ले पोट्रेल गुफा कहाँ है, फ्रांस में है। ले पोट्रेल गुफा कहाँ पर है, तो फ्रांस में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पहली लाइन से ज्यादा बनने की संभावना है जगह से कि कहाँ है। उससे थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे तो समय पूछेंगे, खोज कब हुई, 1908 में। प्राय चित्र काले रंग से चित्रित किए गए हैं। यहाँ बाइसन, उल्लू, काला टट्टू के चित्र अंकित हैं। किसके, बाइसन के, उल्लू के और काला टट्टू के। फिर है पेयर नॉन पेयर गुफा। पेयर और नॉन पेयर गुफा ये कहाँ से है, ये डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पे है। अभी क्वेश्चन पूछा था कुछ समय पहले कि निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध है, उसमें डोर्डन नदी दिया था और भी था। तो ये सब क्या है, डोर्डन नदी उपाध्याय क्या है और पेरोनीज है, ये सारी नदियां क्या है, प्रागैतिहासिक है। और एक शब्द था जो प्रागैतिहासिक नहीं था। तो पेयर और नॉन पेयर गुफा कहाँ पे है, डोर्डन नदी के दक्षिणी किनारे पर है। यहाँ से प्राप्त चित्र क्या है, पीछे मुड़कर देखता अश्वों का चित्र, मतलब कुछ अश्व हैं, घोड़े हैं जो कैसे देख रहे हैं, खड़े तो आगे हैं लेकिन सर पीछे घुमा के देख रहे हैं। और कुछ चित्र में रीछों के सिर प्रमुख है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं इटली की गुफाएं। हम क्या पढ़े हैं, स्पेन की गुफा पढ़ चुके हैं, फ्रांस की गुफा पढ़ चुके हैं। स्पेन में हम आगे उत्तरी लगा दें, उत्तरी स्पेन। फ्रांस में हम दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस। अब हम आते हैं इटली की गुफा। इटली की भी कुछ कुछ गुफाएं जो नाम से ही प्रसिद्ध है कि कहाँ पे है। इटली की गुफा, लिवांजो गुफा, रोमानेल्ली गुफा, एदौरा गुफा। एदौरा क्या है, ये अमेरिकी शस्त्र भंडार है, कहाँ पर, इटली में।
और निसेमी गुफा, ये चारों गुफाओं का नाम याद रखिए। इटली में प्रागैतिहासिक काल में अक्सर लोगों का ध्यान सिर्फ स्पेन और फ्रांस में जाता है, ऑप्शन में इटली भी है, तो ये चारों गुफाएं इटली की हैं, याद रखना है। अब लिवांजो गुफा की खोज 1950 में हुई थी, किसने किया था, कहाँ हुई थी, तो जगह है इटली। यह गुफा लिवांजो पर नदी पूछे तो सिसिली नदी के किनारे है। यहाँ कुछ विशिष्ट नर पशु आकृतियां अंकित हैं। यहाँ की सबसे सुंदर आकृति जंगली गधे की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जंगली गधे का चित्र कहाँ से मिला है, तो जंगली गधे का चित्र प्रागैतिहासिक कालीन इटली की गुफा लिवांजो से मिला है। फिर है रोमानेल्ली गुफा। रोमानेल्ली गुफा यह फ्रैंको कैंटाबेरियन शैली से, देखिए फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र अलग हो गया और फ्रैंको कैंटाबेरियन शैली अलग हो गई। शैली का मतलब है कि इस क्षेत्र में जो चित्रण पद्धति यूज हुई है वही इटली में यहाँ पर भी रोमानेली में भी यूज हुई है। बहुत से चित्र प्राप्त हैं किस फ्रैंको कैंटाबेरियन शैली के, जैसे अलंकृत नारी आकृतियां, नारियां ऐसी बनाई गई हैं उसको अलंकृत करके, ज्यामिति आलेखन बनाए गए हैं, फिर जंगली सुअर की आकृति बनाई गई है। यहाँ से ये चित्र इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ वर्ड पूछते हैं, जैसे बूमरेंग क्या है, ये याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारे वर्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं नेट हैं। तो बूमरेंग क्या है, तो क्वेश्चन आया था बूमरेंग क्या है, तो बूमरेंग क्या है, एक अस्त्र है। टेक्टिफॉर्म क्या है, जब हम, ये हमारी छत है और छत में हम नीचे से खड़े होकर सर ऊपर करके जब हम चित्रों को देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो बूमरेंग कहलाता है। नीचे से अभी आप जहां बैठे हो सर को ऊपर करके छत को देखिए और छत पे कोई चित्र बनाओ, तो वो चित्र जो हम नीचे से बैठ के ऊपर छत पे देखेंगे वो क्या कहलाएगा, वो टेक्टिफॉर्म कहलाएगा। नीचे छत का स्वरूप, छत की बनावट के आकार को क्या कहा जाता है, बूमरेंग कहते हैं। फिर है पेचीपोडस, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा है उस सबको पता होगा कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। पेचीपोडस क्या है, मानव शरीर का अनुपात है। प्रागैतिहासिक काल में मानव शरीर की जो माप होती थी उसको पेचीपोडस करके अन्य 4 नामों से दिया जाता था, जिसमें पेचीपोडस को पूछा गया है। तो मानव शरीर का अनुपात है। उंगलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं कहाँ से मिली है, रूफीनाग गुफा से मिली है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज सर्वाधिक कार्य देखिए हेनरी ब्रुएल ने किया है, तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आया। जी मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कौन था आपका, कि आपको लगता है कि हम बहुत तेज जाते हैं। फिर है पूरा पाषाण कालीन मूर्ति कला। अब जो हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो उस प्रागैतिहासिक काल में कुछ मूर्ति कला, भारत में मूर्ति कला के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं प्राप्त है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूरोप की, तो यूरोप में कुछ मूर्ति कला के भी साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल की। तो हम उन सबको देखते हैं कि वो कौन कौन सी मूर्ति कला, ये मूर्ति कला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना प्रॉपर है। तो इस काल की जो मूर्ति कला किससे किससे बनी थी, पत्थर से बनी थी, क्योंकि ये पत्थर कालीन पाषाण युगीन पढ़ रहे हैं। और जानवरों को मारा जाता था तो जो उनकी हड्डियां बचती थी उस हड्डियों से, हाथी भी मारे जाते तो हाथी के दांत से भी बनाई जाती थी और मिट्टी से भी बनाई जाती थी, क्योंकि बर्तन भी बनते थे। सबसे पहली मूर्ति है लॉयंस ह्यूमन या ह्यूमन लॉयन, जिसे हम नरसिंह की मूर्ति कहते हैं। नर मतलब मानव, सिंह मतलब सिंह, तो मानव और सिंह की मिली हुई जो मूर्ति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नरसिंह की मूर्ति कहते हैं। और इसका समय पीरियड कौन सा है, 30,000 BC। क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा पाषाण कालीन, पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा गया ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो हम लोग यहाँ पूरा पूरा पाषाण काल पढ़े, तो समय पीरियड 30,000 BC है। और इसकी खोज 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में कौन से, हेलेनस्टाइन जर्मनी में, कहाँ पे मिली थी, जर्मनी के किस जगह पे, हेलेनस्टाइन से मिली थी। और मिली, जर्मनी से मिली, वह हाथी के दांत से निर्मित है। किससे निर्मित है, ये लॉयन, हमने बताया ना यहाँ पे ये जो मूर्तियां हैं इन सारी चीजों से बनी हुई है। और तो ये लॉयन ह्यूमन नरसिंह की मूर्ति का क्या है, ये हाथी की दांत से बनी है। हाथी के दांत को किसमें, कई जगह पे हिंदी में ओवरी भी लिखा रहता है, IVORY, ये इंग्लिश होती है हाथी के दांत की, तो ये भी लिख के आता है कि हाथी के दांत, तो याद रखिएगा हाथी के दांत को इंग्लिश में यही कहते हैं, ये आई है। और मैमथ के, और कौन सी हाथी जो थी, ये जो हाथी जिसके लंबे लंबे रोम है, बड़े बड़े बाल है, तो मैमथ की हाथी के दांत से निर्मित थी। मुंह कैसा था, सिंह मुंह वाली, पूरा मुंह जो था वो सिंह का था, शेर का था, बाकी पूरा जो
शरीर था वो मानव का था, तो इसीलिए नरसिंह की मूर्ति कहते हैं। और ये दुनिया की सबसे प्राचीन मूर्ति है, जिसे जुमोर्फिक मूर्ति कहते हैं। किसे? जुमोर्फिक मूर्ति। और जुमोर्फिक किसे कहते हैं, ये देखिए। जुमोर्फिक मूर्ति वो होती है जो जानवरों के आकार की मूर्ति होती है। क्वेश्चन पूछे जुमोर्फिक का अर्थ क्या होता है, तो जानवरों के आकार वाला जो आकार होता है, मूर्ति होती है, उसे जुमोर्फिक कहते हैं। फिर दूसरी मूर्ति आती है वीनेस ऑफ विलेंडॉर्फ। सब लोगों ने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। वीनेस ऑफ विलेंडॉर्फ, यानी विलेंडॉर्फ की नारी। डॉर्फ मतलब बौनी होती है, छोटी होती है। और वीनेस, वीनेस ऑफ विलेंडॉर्फ कहाँ से मिली थी? वीरेन। अब इसका समय पीरियड 22,000 से लेके 21,000 बीसी है। और ये किससे? ओलेटिक चूना पत्थर। अगर पहली बात तो सिर्फ चूना पत्थर देता है, बहुत डिटेलिंग में जाने की कोशिश करें तो कौन सा चूना पत्थर? ओलेटिक चूना पत्थर से। कहाँ से मिली थी? ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त है, ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। ऑप्शन में ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ रहता है, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। और कहाँ पे आज संग्रहित है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना में आज भी ये संग्रहित है, याद रखना है। और ये मानव निर्मित प्रथम मूर्ति मानी जाती है। कौन सी मानव निर्मित? ये प्रथम मूर्ति। और इसकी माप देखिए तो 11.1 सेंटीमीटर, और इंच में पूछे तो 4.4। ऐसे याद करना पड़ेगा, सेंटीमीटर और इंच दोनों। फिट भी, तो इसीलिए कह रहे हैं वो कन्वर्ट वाला जो रूल है मैथ का, उसको याद कर लीजिए और खुद ही एक याद कर लीजिए, चाहे ये, और उसको खुद ही कन्वर्ट करके निकाल लीजिए। 7 अगस्त 1908 ईस्वी को जोसेफ बेराम द्वारा खुदाई की गई थी। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। 7 अगस्त 1908 ईस्वी को जोसेफ बेराम ने खुदाई की थी, और खुदाई करने के बाद उनको क्या मिली थी? वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ की मूर्ति मिली थी। वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ की मूर्ति की खुदाई किसने किया था? जोसेफ बेरोम ने। कब किया था? 1908 में। और ये क्या है? विश्व की प्रथम मानव निर्मित मूर्ति है। अभी हम पीछे तगदा ओदोवर्थ छोड़े थे ना, तो तगदा ओदोवर्थ देखिए, फ्रांस की तगदा ओदोवर्थ गुफा है, जो कहाँ की है? पहले तो याद रखना है कि ये फ्रांस की है, ठीक। फिर है कहाँ, यहाँ से क्या मिला है? नर की और मादा। नर मतलब पुरुष, मादा मतलब महिला। महिला और पुरुष की, नर मादा की। महिष मतलब महिष, भैंसे की। भैंसे में भी नर और मादा अलग अलग की। किससे? मिट्टी से गढ़ी प्रतिमा मिली है, मिट्टी से। ये लाइन तगदा ओदोवर्थ गुफा, ये याद रखिए। फिर है सबसे पहले मानव संस्कृति, जो मानव संस्कृति आई है अंतिम हिमयुग के समय प्रकट हुई थी। उसका समय पीरियड 30,000 बीसी के पश्चात है। 30,000 बीसी हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, वो प्रागैतिहासिक काल क्या था? अंतिम हिमयुग था। हिम मतलब बर्फ होता है, युग मतलब जब पूरे पूरे उस पे बर्फ गलने लगा था और लोग आ गए थे, तो वो अंतिम हिमयुग माना जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, पैराइटल आर्ट किसे कहते हैं? तो गुफा के अंदर जो चित्र बने हैं उसके आज के समय में या किसी और भाषा में उसको पैराइटल आर्ट कहते हैं। बस ये याद रखिए कि गुफा चित्र को पैराइटल आर्ट कहते हैं। अब हम लोग पूरा पाषाण काल की मूर्तियां पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पूरा पाषाण काल में क्या थी? मूर्तियां इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग भारत में माइक्रोलिथ पढ़े हैं, देखते हैं विदेश में क्या पढ़ते हैं, यूरोप में। यह काल नौ पाषाण काल तथा पूरा, जैसे हम लोग भारत में पढ़े हैं कि नौ पाषाण और पूरा पाषाण काल के बीच की कड़ी क्या है? तो मध्य पाषाण काल है। और ये दोनों के बीच की कड़ी है संक्रमण काल है, इसीलिए ये मध्य है। काल के मध्य कुछ हजार वर्षों का संक्रांति काल है, जब दो वर्ष मिलते हैं, दो चीजें मिलती हैं, एक खत्म होती रहती है, दूसरे की शुरुआत होती है, तो वो जो मिलान होता है उसको क्या कहते हैं? संक्रांति संक्रमण काल कहते हैं। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या है? लघु पाषाण उपकरण, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, जिसमें लकड़ी और हड्डी के औजारों औजारों को कैसे डंडे लगाकर बनाया गया था, और छोटे और ज्यामिति बनाए गए थे। फिर हम नवपाषाण काल पढ़ते हैं। नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज या उत्तर पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल की प्रमुख खोज, हम खोज बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि यहाँ पे बस एक याद रखिए, आग की खोज। एक सेकेंड। आग की खोज कहाँ हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। बाकी जितनी भी चीजों की खोज पूछेगा, आग की छोड़ के सारी खोज हमें नवपाषाण काल में डालना है। मध्य पाषाण काल सिर्फ माइक्रोलिथ के लिए, और आग की खोज क्या है? पूरा पाषाण। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग को तो पूरा पाषाण काल के मानव जान लिए थे कि ये आग है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना इन लोगों को नहीं आया था। वो इस्तेमाल करना या आग का विकास इनको कब हुआ है? नवपाषाण काल में। तो
तो अगर विकास की बात आएगी तो नवपाषाण काल। लेकिन खोज की अगर बात आती है कि आग की खोज कब हुई थी, तो खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, विकास नवपाषाण। प्रॉपर ये लोग नवपाषाण काल में आग से आग जलाना सीख चुके थे, मांस को भूंज के खाना शुरू कर दिए थे। अब आग की और पूरा पाषाण नवपाषाण काल की और खोज क्या थी, बस्ती बसाना। बस्ती क्यों बसाने लगे थे, क्योंकि इस समय में इन लोगों को पता चल चुका था, इन्होंने कृषि की खोज कर ली थी। और कृषि की खोज करने के बाद कोई कृषि एक दिन का या 2 दिन का कार्य तो है नहीं कि आज बीज डाले कल फसल काट के वहां से चल दिए। तो ये लोगों ने पहले जब कृषि को खोजा तो सबसे पहले क्या देखा, नदी ढूंढी। नदी के किनारे ये लोग जब बसे तो बस्तियां बसाए, छोटे छोटे ऐसे छप्पर के ऐसे घरों को बनाए और घर बना के वहीं पे क्या किए, नदियों से पानी सींच के खेती किए और रहने के लिए क्या बनाए, घर बनाए। और फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, बर्तन बनाना भी यहीं से खोज किए थे। बर्तन बना के जब किए तो उसी ये जो अनाज उगाए थे तो बड़े बड़े बर्तन को बना के सुराही नुमा टाइप का उसमें अनाज को सेव करते थे। फिर धातु की खोज यहाँ से इन्होंने किया था, तांबे की खोज सबसे पहले किए थे और औजार बनाने लगे थे। पॉलिश करना भी इन्होंने यहीं से सीखा था। पशुपालन, जब इनको पानी मिल गया, खेती मिल गई, तो खेत को जोतने और बोने के लिए इन्होंने क्या किया, पशुपालन किया। और सबसे पहले इन लोगों ने किसको, कुत्ते को पाला। कुत्ता, इसी कुत्ते को वफादार समझे कि कुत्ता हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुत्ता नामक जानवर को पाला है। फिर पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार करने के बाद ही उस पर क्या किया, और चाक से, पहिए के आविष्कार से, चाक से इन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया। फिर सीढ़ियों का भी निर्माण इसी में किया, यहीं पर किया था नवपाषाण काल में। कृषि करना भी इन्होंने यहीं से शुरुआत की थी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे प्रथम धातु कौन सी है, तो तांबा है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन है, कुत्ता है। मानव के प्रथम औजार कौन है, कुल्हाड़ी है। नवपाषाण काल में कॉपर जिसे तांबा कहा जाता है, ब्रॉन्ज जिसे कांसा कहा जाता है, लौह आदि। भारत की बात करेंगे तो लौह की खोज वैदिक सभ्यता में हुई थी, लेकिन वेस्टर्न में हम विदेश की बात करें तो लौह की खोज नवपाषाण काल में हो गई थी। लौह आदि धातु का पता लगा था, इसी कारण नवपाषाण काल के युग को ताम्र कांस्य या लौह युग। नवपाषाण, बात विदेश की आएगी तो नवपाषाण काल को लौह युग, कांस्य युग और तांबे का युग भी कहा जाएगा। भारत में कांस्य का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया गया है। भारत में लौह का युग वैदिक सभ्यता में किया गया। सिर्फ तांबे का युग प्रयोग भारत में नवपाषाण में किया गया है, और विदेश में इन तीनों का प्रयोग किसमें किया गया है, नवपाषाण काल में कर लिया गया है। इसीलिए विदेश आजकल हम लोगों से इतना आगे है, क्योंकि वो प्रागैतिहासिक काल से आगे है। अब नवपाषाण काल में कुछ, जब हम लोग बस्ती बसाने लगे थे, नवपाषाण काल की खोज क्या थी, बस्ती बसाना। जब बस्ती बसाने लगे थे तो यहाँ पे स्थापत्य भी बनने लगे थे। बस्ती का मतलब, घरों का मतलब स्थापत्य होता है। तो सबसे पहला स्थापत्य क्या है, स्टोन हेंज। अब स्टोन हेंज जो भी यूथ की बुक पढ़ेगा, या अभी हम जब वेस्टर्न यूथ पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि स्टोन हेंज से कितनी बार और कितने टाइम क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा स्टोन हेंज कहाँ से है, तो इंग्लैंड से है। फिर क्वेश्चन पूछा स्टोन हेंज का संबंध कहाँ से है, ब्रिटेन से है। एक बार इंग्लैंड पूछा, ब्रिटेन पूछा, तो ये याद रखिए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में है। और ये क्या है ये भी पूछा, तो ये वेधशाला है। इंग्लैंड के विल्टशायर नामक, इंग्लैंड में कहाँ पे, विल्टशायर नामक जगह पूछे तो विल्टशायर के सालिसबरी नामक मैदान में, मैदान का नाम पूछेगा तो सालिसबरी नामक मैदान हो जाएगा। और ऊंचाई पूछेगा तो 7 मीटर ऊंची कौन सी, महापाषाणों की वर्तुल। वर्तुल कैसा होता है, ऐसे गोल होता है। तो ऐसे पत्थर को खड़ा किया गया है कि वो क्या बन रहा है, गोल बना रहा है। तो वर्तुल में बना है, जिसे क्या कहते हैं, स्टोन हेंज कहते हैं। क्वेश्चन पूछे स्टोन हेंज तो इंग्लैंड से और ब्रिटेन से भी, विल्टशायर नामक स्थान से, सालिसबरी मैदान में, सालिसबरी नामक मैदान में 7 मीटर ऊंची महापाषाण से वर्तुल में बनी है। और समय पीरियड पूछे, नवपाषाण काल का समय क्या होता है, 3000 BC, 2750 से 1500 में निर्मित की गई थी। ग्रह या भवन निर्माण नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है, जिसे हम बस्ती बसाना कहते हैं। भवन निर्माण में महापाषाण का प्रयोग होता था। पत्थर, भारत में ये सिर्फ कच्ची बस्तियां बसाते थे, लेकिन विदेश में ये पाषाणों से बसाते थे। भवन निर्माण महापाषाणों का प्रयोग होता था। जब पत्थर को वर्तुलाकार या गोलाकार समूह में लगाए जाते थे तो इन्हों, अब ये वर्तुल और गोलाकार को क्या कहा जाता है, क्रोमोलेक्स कहा जाता है। जब इन्हें पंक्ति में लगाया जाता था तो इन्हें, और जब ये
जब गोलाकार वर्तुल लगाते थे तो उस वर्तुल को क्रोमोलेक्स कहते हैं। उस वर्तुल में भी ये पंक्तियों में देखिए, जैसे पंक्ति में बताया ना, पंक्ति में, उस पंक्ति को ये क्या कहते हैं, अलाइनमेंट्स कहा जाता था। फिर यूनेस्को ने 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। अब इसमें कितने 3 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है और ये क्या है, नवपाषाणकालीन कांस्य युग के हैं। अब हम देखिए प्रत्येक पत्थर क्या है, जो खड़ा पत्थर है वो 13 फीट ऊंचा है और 6 फीट क्या है, 6 फीट, जिसे इंच में देखेंगे तो 6 फीट क्या है, चौड़ा है, सिर्फ फीट में देखते हैं। तथा 25 टन, प्रत्येक पत्थर का वजन कितना है, तो 25 टन का वजन है। फिर है, अब हम लोग उत्तरी स्पेन पढ़ चुके हैं, पढ़े थे ना अभी फ्रैंको कैंटाबेरियन में उत्तरी स्पेन। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये, मान लीजिए ये स्पेन है, स्पेन में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आ गया तो हम लोग उत्तरी स्पेन पढ़े हैं। अब हम लोग पूर्वी स्पेन पढ़ेंगे, ये तो हमारा क्या है, फ्रैंको कैंटाबेरियन में चला गया, उसके साथ फ्रांस के साथ। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि पूर्वी स्पेन कैसा है। तो पूर्वी स्पेन को द्वितीय आखेटक शैली कहा गया है। क्या कहा गया, द्वितीय आखेटक शैली। तो प्रथम आखेटक शैली कौन सी है, तो वो फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र जिसे हम पढ़ते हैं वो हमारी क्या है, प्रथम आखेटक शैली है। और ये, एक मिनट, खोज इसका 1903 ईस्वी में कैब्रे आगविलो ने किया था। और ये कैब्रे क्या थे, फोटोग्राफर थे, फोटो खींचने गए थे तो उनको यहाँ पे शैली मिली थी, वो आखेटक शैली थी। फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र से उपलब्ध चित्रों के विपरीत क्षेत्र है, जिसे उथली खोहों तथा बाहरी शिलाओं से बनी थी तथा दूर से दिखाई देती है, और इनके विषय वस्तु भी कुछ अलग है। विषय वस्तु कैसे हैं, जैसे ऊर्जावर्धक कार्य चित्र और मधुर शहद एकत्रित करते हुए और नृत्य युक्त व्यस्त चित्र हैं, यही तक करते हैं, बाकी आगे देख लेंगे। कला केंद्र पढ़ेंगे पूर्वी स्पेन के बाद में। तो साथियों, आज की क्लास में हमने पश्चिम की कला के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल को डिटेल में समझा। अगर आपको यह क्लास यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है और गाइडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं तो LT, TGT, PGT, नेट, JRF के लिए, आर्ट के एग्ज़ाम के लिए जुड़े हमारे साथ, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।